हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय के इस क्लास में मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने देखिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित 4 क्लासेस कर ली हैं और इन 4 क्लासेस में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के प्रारंभिक इतिहास यानी जो है सबसे पहले अपने देश पर जब अरबों का आक्रमण हुआ उनसे संबंधित प्रश्न और उसके बाद दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ प्रैक्टिस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोगों को मुगल काल से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करना शुरू करना है और इसी तरह से 4-5 क्लासेस में हम लोगों को अभी आगे जो है मुगल वंश या मुगल शासन से भी संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर देखिए 1 क्लास या 2 क्लास में मैं आप लोगों को विजयनगर, बहमनी और मराठों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखिए क्लासेस इसी तरीके से लगातार चलती रहेंगी जिसमें आप लोगों को हर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, सॉल्व करने को मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो आज की क्लास है हमारी इतिहास की 20वीं क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 19 क्लासेस जो है इतिहास के प्रैक्टिस सेट की कर ली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और पहले की तरह ही इतिहास के प्रश्नों को व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाए, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में इतिहास से आने वाले प्रश्नों को हल करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए, आज की क्लास जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। और इस 5वीं क्लास में हम लोगों को सबसे पहले शुरुआत करना है मुगल वंश के राजनैतिक और प्रशासनिक इतिहास से। तो देखिए मुगलों का जो राजनैतिक और प्रशासनिक इतिहास था वो काफ़ी लंबा था, जिसकी वजह से देखिए इसको हम लोगों को 2 क्लासेस में करना होगा, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पहली क्लास है, फिर इसकी अगली वाली क्लास में हम लोग इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्लास में देखिए 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे, फिर आगे की क्लास में 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए आज के इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है कि बाबर ने भारत में किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। यानी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, तो उसी को बाबर ने पराजित किया था। तो किस युद्ध में पराजित किया था? तो पहला दिया देखिए खानवा का युद्ध, दूसरा दिया है पानीपत का युद्ध, तीसरा दिया है चंदेरी का युद्ध और चौथा दिया है घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने देखिए इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? घाघरा के युद्ध में नहीं, चंदेरी के नहीं, खानवा के युद्ध में नहीं, बल्कि किसके युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल सत्ता की नींव रखी। और यह जो युद्ध है ये दिल्ली के निकट, यानी पानीपत जो है हरियाणा में है, तो ये दिल्ली से पास में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने किससे लड़ा था? देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है राणा सांगा, दूसरा दिया है राणा प्रताप, तीसरा दिया है दाऊद खान, चौथा दिया है शेरशाह सूरी। तो बाबर का जो युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? देखिए शेरशाह सूरी के साथ नहीं, दाऊद खान के साथ नहीं, राणा प्रताप के साथ नहीं, बल्कि राणा सांगा के साथ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही उत्तर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में आगरा के पास राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में देखिए बाबर ने अपनी स्थिति मजबूत की और गाजी की उपाधि धारण की थी। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? यानी बाबर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो उसका नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है तुजुक बाबरी, दूसरा दिया है बाबर नामा, तीसरा दिया है हुमायूं नामा और चौथा दिया है अकबर नामा।
तो बाबर की जो आत्मकथा है देखिए उसका नाम अकबर नामा नहीं है, हुमायूं नामा नहीं है, तुझके बाबरी नहीं बल्कि बाबर नामा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बाबर की आत्मकथा जो है बाबर नामा के नाम से लिखी गई थी और इसको उसने तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में इसको फारसी में अनुवादित कराया गया। इस पुस्तक में उसके जीवन और अभियानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। कुछ स्रोतों में देखिए इसी पुस्तक को बाबरनामा को ही तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, हुमायूं ने किस युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजय पाई थी, यानी किस युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया बिलग्राम, दूसरा दिया है चंदेरी, तीसरा दिया है पानीपत का द्वितीय युद्ध और चौथा दिया है खानवा। तो बाबर के बाद देखिए उसका जो पुत्र था हुमायूं वो शासक बनता है, तो उसको किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने कब हराया था, किस युद्ध में, देखिए खानवा के युद्ध में नहीं, पानीपत के युद्ध में नहीं, चंदेरी के युद्ध में नहीं, बल्कि किस युद्ध में, बिलग्राम के। और ये बिलग्राम कहाँ पर है, कन्नौज के पास है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या है कि 1540 ईस्वी में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में पराजित किया, जिससे क्या है कि मुगल सत्ता अस्थायी रूप से समाप्त हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन दिया देखिए फिरोज खान, दूसरा दिया फारीद खान, तीसरा दिया नासिरुद्दीन महमूद और चौथा दिया है बहार खान। तो शेर शाह सूरी का देखिए जो वास्तविक नाम था वो बहार खान नहीं था, नासिरुद्दीन महमूद नहीं था, फिरोज खान नहीं था, बल्कि क्या था, फरीद खान था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो फरीद खान था। उन्हें एक शेर को मारने की वजह से शेर शाह की उपाधि मिली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, यानी दीन ए इलाही जो था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए अकबर, दूसरा दिया जहांगीर, तीसरा दिया शाहजहां, चौथा दिया औरंगजेब। तो दीन ए इलाही की स्थापना देखिए औरंगजेब के द्वारा नहीं, शाहजहां के द्वारा नहीं, जहांगीर के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा हो गई थी, अकबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के श्रेष्ठ सिद्धांतों के समन्वय हेतु दीन इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली कब प्रारंभ किया। इसके द्वारा मनसबदारी जो प्रणाली थी, व्यवस्था थी, कब प्रारंभ की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 1556, दूसरा दिया 1565, तीसरा दिया 1571 और चौथा दिया है 1577। तो देखिए ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो 1577 में नहीं, 1556 में नहीं, 65 में नहीं, बल्कि 1571 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने 1571 ईस्वी में मनसबदारी प्रणाली लागू की, जो सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों के लिए आधार बनी। इसमें जो मनसब होता था उसका अर्थ क्या होता था, पद या रैंक, यानी ये एक प्रकार का क्या था, पद और रैंक था जो विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रदान किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे, यानी अकबर के नवरत्न रहते थे उनके दरबार में, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति टोडरमल भी थे। तो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो पहला ऑप्शन दिया है साहित्य, दूसरा दिया है संगीत, तीसरा दिया वित्त एवं राजस्व और चौथा दिया है कला। तो देखिए जो टोडरमल थे वो साहित्य से संबंधित नहीं थे, संगीत से नहीं थे, कला से नहीं थे, बल्कि किससे थे, वित्त एवं राजस्व से। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि राजा टोडरमल जो है अकबर के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने भूमि मापन एवं राजस्व सुधार संबंधित जो नियम थे उसको लागू करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन थे।
तो पहला ऑप्शन दिया देखिए अबुल फजल, दूसरा दिया बदायूनी, तीसरा दिया अब्दुल कादिर और चौथा दिया है फैजी। तो अकबरनामा देखिए, और अकबर जो आईने अकबरी पुस्तक थी उसके रचनाकार लेखक कौन थे? फैजी नहीं थे, अब्दुल कादिर नहीं थे, बदायूनी नहीं थे, बल्कि कौन था? अबुल फजल। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का विवरण और आईने अकबरी में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया। यानी इन दोनों पुस्तकों में अकबर से संबंधित अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने अपने दरबार में किस यूरोपीय को स्थान दिया था? यानी जहांगीर के दरबार में कौन सा यूरोपीय व्यक्ति आया था जिसको उसने स्थान दिया था? तो पहला दिया देखिए थॉमस रो, दूसरा दिया फ्रांसिस बेकन, तीसरा दिया है वास्को द गामा और चौथा दिया है अल्मेडा। तो देखिए जहांगीर के दरबार में जो यूरोपीय आया था ये अल्मेडा और वास्को ड गामा बहुत पहले आ चुके थे जहांगीर के शासन से। फ्रांसिस बेकन भी इसके दरबार में नहीं है, बल्कि कौन आया था? सर थॉमस रो आया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के दूत सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। यानी इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का ये दूत था। इसने देखिए अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दिलाई थी। किसके द्वारा दिलाई थी? जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए तुजुकी जहांगीरी, दूसरा दिया अकबरनामा, तीसरा दिया हुमायूंनामा, चौथा दिया शाहजहांनामा। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका नाम देखिए शाहजहांनामा नहीं, हुमायूंनामा नहीं, अकबरनामा नहीं, बल्कि तुजुकी जहांगीरी है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका नाम तुजुकी जहांगीरी यानी जहांगीरनामा है। इसमें उसके शासन काल की नीतियां, न्यायप्रियता और विदेशी संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां का नाम पूछा जा रहा है, रियल नेम। पहला ऑप्शन देखिए दिया रूपमती, दूसरा दिया मीना बानो, तीसरा दिया मेहरुन्निसा, चौथा दिया सलीमा बेगम। तो जहांगीर की पत्नी देखिए नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो देखिए सलीमा बेगम नहीं था, रूपमती नहीं था, मीना बानो नहीं था, बल्कि क्या था? मेहरुन्निसा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि नूरजहां का असली नाम जो है मेहरुन्निसा था। जहांगीर से विवाह के बाद उन्हें नूरजहां की उपाधि मिली और उन्होंने दरबार की राजनीति पर प्रभाव जमाया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि शाहजहां ने अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी? यानी शाहजहां के द्वारा अपनी राजधानी कहां बनाई गई थी? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए आगरा से लाहौर, दूसरा दिया आगरा से दिल्ली, तीसरा दिया दिल्ली से आगरा और चौथा दिया है दिल्ली से लाहौर। तो शाहजहां ने देखिए अपनी जो राजधानी थी वो देखिए दिल्ली से लाहौर नहीं, आगरा से दिल्ली जो है ट्रांसफर की थी। आगरा से लाहौर नहीं, दिल्ली से आगरा नहीं, बल्कि कहाँ से किया था? आगरा से दिल्ली। यानी इनकी पहले राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। बाद में किसको कर दिया? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर किया था? तो इसने लाल किला बनवाया था वहां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया और वहां पर उसने शाहजहानाबाद नगर बसाया जिसमें लाल किला स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के शासनकाल को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया देखिए युद्धों का युग, दूसरा दिया स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, तीसरा दिया धार्मिक असहिष्णुता का युग और चौथा दिया पतन का युग। तो देखिए जो शाहजहां का शासनकाल था वो देखिए पतन का युग नहीं था, धार्मिक असहिष्णुता का युग नहीं था, युद्धों का युग नहीं था, बल्कि क्या था? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि शाहजहां का काल जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। इसी समय ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें बनवाई गई।
अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था और कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया देखिए अकबर दिल्ली, जहांगीर के द्वारा लाहौर, शाहजहां के द्वारा आगरा और चौथा दिया औरंगजेब के द्वारा दिल्ली। तो देखिए ताजमहल का जो निर्माण करवाया गया था वो अकबर के द्वारा दिल्ली में नहीं, जहांगीर के द्वारा लाहौर में नहीं, औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में नहीं, बल्कि शाहजहां के द्वारा आगरा में। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण देखिए 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में यह पूरा होता, यानी इसको बनाने में कुल कितने साल लगे थे, 22 साल लगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, औरंगजेब के शासन काल में जजिया कर पुनः कब लगाया गया, यानी जजिया को दोबारा कब लगाया गया औरंगजेब के काल में, क्योंकि इसको अकबर ने बंद कर दिया था, फिर औरंगजेब ने इसको शुरू किया। पहला ऑप्शन दिया देखिए 1665 ईस्वी, दूसरा दिया 1670, तीसरा दिया 1685, चौथा दिया 1690। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो जजिया पुनः लगाया गया देखिए 1690 में नहीं, 1685 में नहीं, 1665 में नहीं, बल्कि 1670 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लगाया, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। यह कर देखिए किस पर लगाया जाता था, केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता, यानी जो मुसलमान नहीं होते थे उन्हीं पर यह कर लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, औरंगजेब के समय मराठों के नेता कौन थे। पहला ऑप्शन दिया देखिए बालाजी विश्वनाथ, दूसरा दिया है शिवाजी, तीसरा दिया है साहू जी, चौथा दिया है संभाजी। तो औरंगजेब के समय जो मराठों के नेता थे देखिए वो संभाजी नहीं थे, साहू जी नहीं थे, बालाजी विश्वनाथ नहीं, बल्कि कौन था, शिवाजी। शिवाजी देखिए औरंगजेब के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि शिवाजी भोसले मराठा शक्ति के संस्थापक थे। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में मुगलों के विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे लंबे समय तक चले युद्ध किस क्षेत्र में, यानी औरंगजेब के शासनकाल में जो युद्ध चला था तो सबसे लंबा किस क्षेत्र में चला था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए पंजाब, दूसरा दिया है बंगाल, तीसरा दिया है दक्कन और चौथा दिया है गुजरात। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो युद्ध चला था सबसे लंबा, वो देखिए पंजाब में नहीं, बंगाल में नहीं, गुजरात में नहीं, बल्कि कहाँ पे चला था, दक्कन में। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि औरंगजेब का अधिकतर जीवन जो है वह दक्कन के अभियानों में व्यतीत हुआ। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता, परंतु इसने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि मुगल प्रशासन में दीवान का कार्य क्या था, यानी जो दीवान नामक अधिकारी होता था उसका क्या कार्य था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया न्याय, दूसरा दिया सैनिक कार्य, तीसरा दिया वित्त एवं राजस्व और चौथा दिया है धार्मिक कार्य। तो दीवान नामक जो अधिकारी था उसका कार्य देखिए न्याय नहीं, सैनिक कार्य नहीं, धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि वित्त और राजस्व था। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। देखिए आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि दीवान जो है साम्राज्य का वित्त मंत्री होता था। उसका कार्य राजस्व की देखरेख और खर्च का हिसाब रखना था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल दरबार में मीर बख्शी का कार्य क्या था, यानी मीर बख्शी क्या कार्य करता था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया धार्मिक कार्य, दूसरा दिया है न्याय प्रशासन, तीसरा दिया है सैनिक नियुक्ति एवं वेतन और चौथा दिया है भूमि राजस्व। तो मुगल दरबार में देखिए जो मीर बख्शी था उसका काम धार्मिक कार्य नहीं, न्याय प्रशासन नहीं, भूमि राजस्व नहीं, बल्कि सैनिक नियुक्ति और वेतन था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि मीर बख्शी जो है मुगल शासन में सेना से संबंधित अधिकारी था। वह सैनिकों की नियुक्ति, पदोन्नति और वेतन वितरण से संबंधित जो कार्य होता था उसी को करता था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, यानी अकबर जो है शासक कब बना था, यानी राजा कब बना था।
तो पहला ऑप्शन दिया देखिए 1555, दूसरा दिया 1556, तीसरा दिया 1560, चौथा दिया 1571। तो देखिए अकबर का राज्यारोहण जो हुआ था 1571 में नहीं, 1560 में नहीं, 1555 में नहीं, बल्कि 1556 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में गद्दी संभाली थी, और जब वह शासक बना था उस समय उसकी आयु केवल कितनी थी, 13 वर्ष थी। ठीक, देखिए अकबर के शासनकाल में वास्तविक शासन किसने प्रारंभ में संभाला था, यानी जब अकबर शासक बना था, राज्यारोहण हुआ था, तो इसकी उम्र काफी कम थी, तो यह एक बालक था। तो इसके साथ साथ वास्तविक रूप में जो शासन संभाला था किसने संभाला था, तो पहला ऑप्शन दिया देखिए अबुल फजल, दूसरा दिया बैरम खां, तीसरा दिया टोडरमल, और चौथा दिया है राजा मानसिंह। तो किसने संभाला था, मानसिंह ने नहीं, टोडरमल में नहीं, अबुल फजल ने नहीं, बल्कि किसने संभाला था, बैरम खां ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए उत्तर है बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रारंभिक वर्षों में अकबर जो है नाबालिग था, इसलिए उसके संरक्षक बैरम खान ने शासन की बागडोर संभाली और पानीपत के द्वितीय युद्ध यानी 1556 ईस्वी में विजय उसको दिलाई। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी 1556 ईस्वी में किन के बीच हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है अकबर और हेमू, दूसरा दिया है बाबर और राणा सांगा, तीसरा दिया हुमायूं और शेर शाह, और चौथा दिया शाहजहां और दारा शिकोह। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था देखिए शाहजहां और दारा शिकोह नहीं, हुमायूं और शेर शाह नहीं, बाबर और राणा सांगा नहीं, बल्कि अकबर और हेमू के बीच। और अकबर की तरफ से कौन लड़ा था, बैरम खां। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि यह युद्ध जो है अकबर यानी बैरम खां के नेतृत्व में और अफगान नेता हेमू के बीच हुआ था। हेमू की हार के बाद उत्तर भारत में मुगल सत्ता जो है पुनः स्थापित हो गई, यानी हेमू जो है इसमें हार गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी, यानी इबादत खाना जो है अकबर ने कहाँ बनवाया था। तो पहला दिया है ऑप्शन लाहौर, दूसरा दिया दिल्ली, तीसरा दिया फतेहपुर सीकरी, चौथा दिया आगरा। तो इबादत खाना जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था देखिए वो लाहौर में नहीं, दिल्ली में नहीं, आगरा में नहीं, बल्कि कहाँ बनवाया गया था, फतेहपुर सीकरी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच जो है धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, 16 ए कुल नीति किस मुगल शासक से संबंधित है, यानी 16 ए कुल नीति जो चलाई गई थी वो किससे चलाई गई थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया बाबर, दूसरा दिया अकबर, तीसरा दिया जहांगीर, और चौथा दिया है शाहजहां। तो 16 ए कुल नीति जो चलाई गई थी देखिए वो शाहजहां के द्वारा नहीं, जहांगीर के द्वारा नहीं, बाबर के द्वारा नहीं, बल्कि अकबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर बी। व्याख्या क्या है कि 16 ए कुल अर्थात सभी के साथ शांति अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान वह दिया करता था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अकबर ने किस नगर को अपनी नई राजधानी बनाया था। पहला ऑप्शन देखिए दिया है दिल्ली, दूसरा दिया है आगरा, तीसरा दिया फतेहपुर सीकरी, और चौथा है लाहौर। तो अकबर ने जिस नगर को अपनी राजधानी बनाया था वो देखिए नई राजधानी के रूप में दिल्ली नहीं थी, आगरा नहीं थी, लाहौर नहीं थी, बल्कि क्या था, फतेहपुर सीकरी। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अपनी नई राजधानी बनाया। बाद में पानी की कमी के कारण राजधानी को पुनः आगरा स्थानांतरित कर दिया, यानी फतेहपुर सीकरी में पानी की समस्या की वजह से इसने क्या किया, फिर से राजधानी आगरा को स्थानांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, राजा मान सिंह किस मुगल शासक के दरबार के प्रमुख सेनापति थे। राजा मान सिंह किस शासक के दरबार में सेनापति के रूप में थे। पहला ऑप्शन देखिए दिया हुमायूं, दूसरा दिया अकबर, तीसरा दिया जहांगीर,
और चौथा दिया है शाहजहां। तो देखिए राजा मान सिंह जिसके दरबार में सेनापति थे, देखिए हुमायूं नहीं, जहांगीर नहीं, शाहजहां नहीं, बल्कि अकबर के दरबार में सेनापति थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि राजा मान सिंह जो है अकबर के विश्वसनीय सेनापति थे। उन्होंने अनेक युद्धों में अकबर को विजय दिलाई, जैसे बंगाल और अफगान के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल काल में भूमि राजस्व निर्धारण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया नकदी पद्धति, दूसरा दिया दसवंध पद्धति, तीसरा दिया जब्ती पद्धति, चौथा दिया लगान पद्धति। तो मुगल काल में देखिए भूमि राजस्व के लिए जो पद्धति अपनाई गई थी वो लगान पद्धति नहीं थी, नकदी पद्धति नहीं थी, दसवंध पद्धति नहीं थी, बल्कि जब्ती पद्धति थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सही उत्तर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि मुगल काल में भूमि राजस्व निर्धारण के लिए मुख्य रूप से देखिए जब्ती प्रणाली, इसको दहसाला प्रणाली भी कहा जाता है, यही अपनाई गई थी। इससे अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने शुरू किया था। इस प्रणाली में देखिए होता क्या था कि पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और फसलों के मूल्यों के आधार पर राजस्व तय किया, यानी पिछले 10 वर्ष की जिस प्रकार की उपज होती थी तो उसी के औसत के आधार पर और फसलों के मूल्य के आधार पर जो टैक्स तय किया जाता था। इसका क्या होता था कि 1/3 हिस्सा राज्य का होता था और भुगतान नगद या वस्तु के रूप में किया, यानी इसका 1/3 हिस्सा जो है राज्य लेता था। और कैसे लेता था, नगद रूप में या वस्तु के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, मुगल शासन में महताब शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी महताब शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए सैनिक, दूसरा दिया राजस्व अधिकारी, तीसरा दिया घुड़सवार और चौथा दिया कर संग्रह करता। तो महताब शब्द देखिए सैनिक के लिए नहीं, राजस्व अधिकारी के लिए नहीं, कर संग्रहकर्ता के लिए, बल्कि घुड़सवारों के लिए प्रयोग होता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि मनसबदारी प्रणाली में जो महताब शब्द है इसका अर्थ घुड़सवार से था। मनसबदार के पास देखिए कितने जात यानी सैनिक और सवार यानी घुड़सवार हैं, उसी से उसकी रैंक तय होती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में सिक्कों की देखरेख का कार्य किसके अधीन था, यानी सिक्कों की देखरेख कौन करता था। तो पहला देखिए दिया दीवाने रसूल, दूसरा दिया मुंशी, तीसरा दिया है दरोगा टकसाल और चौथा दिया है मीर बख्शी। तो अकबर के शासनकाल में जो सिक्कों की देखरेख करने वाला अधिकारी था देखिए वो दीवाने रसूल नहीं था, मुंशी नहीं था, मीर बख्शी नहीं था, बल्कि क्या था, दरोगा टकसाल। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि मुगल काल में दरोगा टकसाल जो है सिक्कों के निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारी था। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। और इस तरीके से हम लोगों ने देखिए आज की क्लास में मुगल इतिहास से संबंधित प्रारंभिक जो है महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के व्याख्या को अच्छे तरीके से विभिन्न प्रकार के तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में या किसी भी तथ्य में कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पूरा तरीके से देखूंगा और सुधार करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।